संवैधानिक विकास कैसे हुआ है इंडिया में, उसको हम देखेंगे। संवैधानिक विकास के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत हुआ था वो 1773 से लेकर 1858 में हुआ, और दूसरा हुआ ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो अलग टाइप का चलता था, और ब्रिटिश ताज का शासन था वो अलग अधिनियम से चलता था। अच्छा, इसके बीच में दो डिफरेंस हो सकता है। जैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मिड पॉइंट ले सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले जितने भी कानून आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कानून लाता है अपने शासन के अंतर्गत, उसको चार्टर बोला जाता था, चार्टर का एक्ट बोला जाता था। और जब ब्रिटिश का डायरेक्ट राज हो गया यहाँ पे, वायसराय का जब राज होने लगा 1857 के क्रांति के बाद, उसके बाद से सभी कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, चार्टर नहीं कहा जाता था फिर। इसका मतलब 1857 से पहले और 1857 के बाद। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था, एक ओवरव्यू है, बहुत सारे चीज़ें हुए थे बट शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का कुछ कुछ मूलभूत चीज़ें क्या है। तो बंगाल में गवर्नर जनरल पावर में आ गया। मतलब पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट में था तो पहले शासन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, शासन डायरेक्टली करता था, लेकिन बंगाल में गवर्नर जनरल को बैठा दिया गया, वो पावर में आ गया। दूसरा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया 1774 में। सबसे पहला जो जज यहाँ का बना था एलिजा इम्फे बना था यहाँ पे। और निजी व्यापार पर रोक, निजी व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, वो कंपनी ही व्यापार करेगी अपना खुद के। अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि यहाँ पे अपने से खुद का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी तो करती ही थी, अपना खुद का व्यापार करने लगा था, तो उसमें रिश्वत भी होने लगा था, भ्रष्टाचार ज़्यादा होने लगा था, तो उस पर रोक हुआ, निजी व्यापार पर रोक हुआ। उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 1781 में लाया गया, जिसको जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है जुडिकेचर एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो शासन था वो पूरे का शासन बंगाल को दे दिया। वो तीनों का कानून कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। और 1781 में ही राजस्व मंडल की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के जो परिषद की संख्या था वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और कंपनी के जो 2 भाग में बांटा था, भ्रष्टा के कारण 2 भाग में बांट दिया इसको। पहले कंपनी का अकेले कोई मालिक होता था, लेकिन इसको कंपनी को 2 भाग में बांट दिया, और एक को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा का बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब एक कंट्रोलर के हाथ में रहेगा, एक डायरेक्टर के हाथ में रहेगा। जो राजनीति करेगा, किससे झगड़ा करना है, किससे समझौता करना है, ये सब काम कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। व्यापार के जो मामला जितना भी देखना है, किसका सामान कहाँ पे इंपोर्ट करना है, क्या करना है, वो सब डायरेक्टर देखेगा। इन दोनों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ज़्यादा पावरफुल था। इसी को द्वैध शासन कहा गया, द्वैध शासन या दोहरा शासन। क्यों? क्योंकि जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 2 भागों में चलने लगा। अब पहले चलता था एक ही उसका कोई मालिक होता था, अब इसको कंट्रोलर के हाथ में दे दिया गया और डायरेक्टर के हाथ में दे दिया गया। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का, अच्छा, ये 1857 से पहले जितने भी एक्ट आएंगे ना, सबको चार्टर ही बोला जाता है। इस अधिनियम, बाद में सबको अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कहा गया जाता है। तो फिर ये 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एकाधिकार था, मतलब कोई और कंपनी व्यापार इंडिया में नहीं कर सकता था, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में समाप्त नहीं किया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि भारत में और कोई नहीं कार्य करेगा, कोई और जो कंपनी है वो नहीं आएगा भारत में, और भारत में 20 वर्ष के लिए इसका एकाधिकार बढ़ा दिया गया। भारत के राजस्व से कंट्रोलर के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन दिया जाने का इसमें, इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो कंट्रोलर का सदस्य हैं एवं कर्मचारी का जितने भी वेतन है भारत के राजस्व से दिया जाएगा। अब उसके अगले 20 साल बाद 1793 से 1830 में ये चार्टर अधिनियम एक और आया, 20 वर्ष के लिए चूँकि बढ़ाया गया था, तो अगला 1813 में आएगा चार्टर अधिनियम। उसमें क्या किया कर दिया गया कि व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। पूरे कंपनी को ख़त्म नहीं किया, व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि केवल तुम ही भारत में व्यापार नहीं कर सकते हो, दूसरी कंपनियां भी व्यापार करेंगी। मतलब आंशिक रूप से इसका ख़त्म कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त किया गया, मतलब सीमित किया गया आंशिक रूप से, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। तो पूर्णतः क्यों नहीं हुआ, समाप्त तो किया पर पूर्णतः इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाय का जो था
और चीन के साथ जो व्यापार था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी। चाय का व्यापार कोई और नहीं कर सकता इंडिया में, और चीन के साथ व्यापार कोई और नहीं कर सकता है इंडिया के साथ, इसलिए इसको आंशिक रूप से एकाधिकार समाप्त किया गया, कह सकते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पे होने लगा, ईसाई धर्म का प्रचार का यहाँ पे बढ़ने लगा। शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च किया गया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। अच्छा, हुआ क्या कि जब ये सब चल रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे ईसाई मिशनरीज आए और वो यहाँ पे सिखाने लगे अपनी मतलब यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जाके अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कि हमारा धर्म अच्छा है। तो अच्छे अच्छे कॉलेज खोले, अच्छे अच्छे वो मेडिकल्स खोले, उसमें थोड़ा बहुत अपना बीच बीच में प्रचार कर दिया करते थे। और इस धर्म के अनुसार ये हुआ कि इन लोग सोचा कि यहाँ के जनता को अगर मेरा धर्म सिखाना है तो सभी भाषा को हम यहाँ पे सीख लेंगे, हिंदी सीख लेते हैं। तो इनका काम नहीं चला। हिंदी सीखने के बाद भी जब बंगाल गए तो वहाँ बांग्ला, गुजरात गए तो गुजराती, उड़ीसा में गए तो उड़िया, अलग अलग भाषा काम कर रहा था, बट इन्हें समझ में नहीं आया। तो ये बोले कि इन्हीं को अंग्रेजी सिखाओ, इसलिए भारत में सबसे पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया, इंग्लिश बनाया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, और इसी पर बोला कि पैसा लो और इन्हीं को इंग्लिश सिखाओ, इसलिए शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का अधिनियम इसमें लाया गया था। 1893 का जो अधिनियम है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। अब चीन के साथ या चाय का जो भी व्यापार का एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हुआ। कंपनी समाप्त नहीं हुआ, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, अगले 20 साल में पूरे भारत पर। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाया जाएगा, क्योंकि वो तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का था। अब पूरे भारत पर कब्जा हो गया इसका। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते, वो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, क्योंकि बंगाल का अब नहीं रहेगा। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को बनाया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पहला गवर्नर जनरल पूरा भारत का। इसी में दास प्रथा का अंत किया गया, इसी में सती प्रथा का अंत किया गया, इसी में विधि सदस्य आया। विधि सदस्य का मतलब जब दास प्रथा का अंत कर रहा था तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। सती प्रथा का जब अंत हो रहा था तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, तो उसे देखने के लिए भी विधि का एक सदस्य बनाया गया था कि हाँ, ये क्या गलत है, क्या सही है। और पहली बार यहाँ पे केंद्रीकृत शासन हो गया, मतलब सेंटर में पावर आ गया। अब अलग अलग स्टेट में पावर नहीं रहा। 1833 का अधिनियम के अनुसार पूरे केंद्रीकृत शासन हो गया ये। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने लगे, इसमें सिविल सेवा यहीं से शुरुआत हुआ। यूपीएससी परीक्षा की शुरुआत यहीं से हुआ, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। जब पावर में जब गवर्नर जनरल आया तो बोला कि ये कानून नहीं रहेगा, ये कानून रहेगा, इसको ऐसे फॉलो करना है। तो वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो बात को नहीं मानते थे, इसलिए बोला गया कि कानून बनाने का अधिकार वाला डिपार्टमेंट अलग करो, प्रशासनिक वाला डिपार्टमेंट अलग करो। इसीलिए यहाँ पे विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, मतलब 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था ईस्ट इंडिया समाप्त, पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनियों को समाप्त कर दिया गया। जो दोहरी शासन व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया गया। कंट्रोलर एंड डायरेक्टर समाप्त हो गए, दोनों एक ही है, इसे द्वैध शासन भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल समाप्त हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के सहयोगी वायसराय को दिया गया। यहाँ पे 2 चीज़ों को किया गया। जब कंट्रोलर और डायरेक्टर समाप्त हो गए तो अब शासन करने के लिए जो भारत में जो शासन करने के लिए 2 लोग आए। कौन कौन? तो एक आया जो ब्रिटेन में राजा का जो शासन है, वो राजा का जो प्रतिनिधि करेगा उसे वायसराय कहा गया। और ब्रिटिश में जो वहाँ पे सांसद चुन के आते हैं, वहाँ पे जो संसद है उसका एक संसद होगा जो किसी न किसी मंत्री के पद पर बैठा होगा, वो शासन देखेगा, जिसे राज्य सचिव कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद का जो प्रतिनिधि हो जिसे राज्य सचिव कहा जाता है, और राजा का जो प्रतिनिधित्व करेगा उसको वायसराय या क्राउन बोला जाता है। ये रिपोर्ट करेगा वायसराय राज्य सचिव को। इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन हो गया? राज्य सचिव हो गया। जो पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग बना। पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, जब समाप्त किया गया था यह अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और ये पहला वायसराय बना। इसका मतलब ब्रिटिश संसद का जो राजा का प्रतिनिधि, इसको बनाया गया।
फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें विभागीय प्रणाली शुरू हुई, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कार्य करने के लिए इसका एक डिपार्टमेंट बनेगा और उसमें एक मंत्री होगा, सबसे सर्वोच्च पद पर एक मंत्रिमंडल होगा। मंत्री की शुरुआत यहीं से कही, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उसी के टाइम। अध्यादेश जारी करने की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, या भारत का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब अलग अलग जगहों पर शासन किया जाने लगा। भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया, बट उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। बात मानने पर उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। 1865 का अधिनियम में विधायी शासन में शक्ति में वृद्धि में अधिकार किया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम में भारत शासन रानी को दिया गया, राजा को नहीं। मतलब जो यहाँ वायसराय था, अब राजा का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, रानी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे बैठेगा। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। चूँकि चुनाव तो डायरेक्टली होता नहीं था, जनता के अनुसार वो कुछ कमेटी का गठन करते थे और उसी से चुनाव कर लेते थे, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाने लगा। लेकिन चुनाव की शुरुआत, अप्रत्यक्ष शुरुआत यहीं से हुई 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत।